हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं? एकदम मस्त ना। चलिए, आज हम लोग करेंगे सर्किट थ्योरी का लेक्चर नंबर दूसरा होगा और अल्टरनेटिंग करंट के लिए लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सिर्फ प्योर इंडक्टिव सर्किट के बारे में। ठीक है, यानी कि एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें कि सिर्फ इंडक्टेंस लगा हुआ रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं सर्किट का डायग्राम कैसा होगा। तो सर्किट का डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट रहेगा जिसमें इंडक्टेंस लगा रहेगा। ये रहा इंडक्टेंस, और इसको हम लोग एसी सोर्स से जोड़ दिए। एसी सोर्स से आप मान लीजिए इसमें वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। मान लीजिए आप भी वोल्टेज इसको भेज रहे हैं, और ये है इंडक्टेंस, इसको L से डिनोट करते हैं। तो ये एक ऐसा सर्किट है, ठीक है, ये एक ऐसा एसी सर्किट है जिसमें सिर्फ L लगा हुआ है और कुछ नहीं, सिर्फ L है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे निकालना है। अब हम लोगों को ये करना है कि इस एसी सोर्स से जो हम वोल्टेज भेज रहे हैं इस L में, यानी इस इंडक्टेंस में, तो इसको कि इसमें कितना करंट जा रहा होगा, मतलब हम लोगों को I का वैल्यू कैलकुलेट करना है। यानी कि अगर आप इतना वोल्टेज एसी सोर्स से सप्लाई दे रहे हैं इसको, इस L को, तो इसमें कितना करंट जा रहा होगा। चलिए देखते हैं इसमें कितना करंट जाएगा। तो चूंकि आप भी कितना भेज रहे हैं इसमें, तो भी भेज रहे हैं आप V नॉट साइन ओमेगा टी। मान लीजिए किसी क्षण अल्टरनेटिंग करंट का एक डायरेक्शन होगा, यानी कि आप लोग पढ़े हैं ना कि अल्टरनेटिंग करंट जो है ना, एक सेकेंड में 50 बार आगे और 50 बार पीछे जाता है। तो एक सेकेंड में, यानी आधा सेकेंड में आगे गया, आधा सेकेंड में पीछे आ गया। तो आधा सेकेंड में भी किसी क्षण, माने आधा सेकेंड में करंट आगे गया, तो एक छोटा सा समय में, एक छोटा सा समय अंतराल में करंट का डायरेक्शन एक डायरेक्शन होगा। जैसे हम आपको बोले थे ना सबसे पहले वाला लेक्चर में कि अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल होता है ऐसा, और आप इसमें तीर का चिन्ह दोनों बगल नहीं दे सकते, सॉरी, आप इसमें तीर का चिन्ह दोनों बगल दीजिएगा, एक बगल तीर का चिन्ह नहीं दीजिएगा। यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पे बोले थे कि आगे अगर हम ऐसा साइन यूज करेंगे तो उसका रीजन बताएंगे। तो रीजन यही है कि किसी छोटे से समय में, अल्पांश समय में, अल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्शन एक होगा, मतलब एक ही दिशा में जाएगा। किसी छोटा समय में, पूरा होल समय में नहीं, एक सेकेंड में भी नहीं, आधा सेकेंड में के भी छोटा समय में, यानी मान लीजिए 1/4 सेकेंड, 1/3 सेकेंड में अल्टरनेटिंग करंट का एक डायरेक्शन होगा। इसको बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट, मतलब तत्क्षणिक धारा। तत्क्षणिक मतलब किसी समय में अल्टरनेटिंग करंट का ऐसा एक डायरेक्शन, मतलब किसी समय, किसी एक छोटे से समय में अल्टरनेटिंग करंट एक डायरेक्शन में जा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम जो यहाँ पर भी जो एरो का साइन दिए हैं, तो हम बोल रहे हैं कि ये इस एसी सोर्स से करंट जा रहा है। ठीक है, करंट जा रहा है। और हम लोग देखिए सेल्फ इंडक्टेंस वाला में पढ़े हैं, और उससे मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़े थे कि जब किसी, जैसे ये कॉइल है, इस कॉइल में जैसे हम करंट भेजेंगे ना, तो ये भी अपना एक करंट बनाता है। तो लेंज लॉ में ये बताया जाता है कि ये जो है ना, जितना वोल्टेज आप यहाँ भेज रहे हैं इस कॉइल में, इस इंडक्टेंस में, तो ये कॉइल भी अपना एक वोल्टेज बनाएगा, अपना एक ईएमएफ बनाएगा। कितना बनाएगा ईएमएफ? तो जितना आप वोल्टेज इसको भेजिएगा ना, उतना ही ईएमएफ ये बनाएगा। तो ये ईएमएफ बनाता है कितना? तो ये बनाएगा ईएमएफ E बराबर -LdI/dt। आप माइनस नहीं भी लगाइएगा तो कोई बात नहीं है। E बराबर LdI/dt। यानी कि ये जो इंडक्टेंस है, अगर इस इंडक्टेंस में आप करंट भेजिएगा एसी सोर्स से, तो वो इंडक्टेंस भी अपना एक वोल्टेज बना लेता है, अपना एक करंट बना लेता है इसके वाला करंट को काटने के लिए। यानी कि आप जो भी करंट एसी सोर्स से भेज रहे हैं, इस करंट को काटने के लिए अपना एक करंट बना लेती है। ठीक है, तो वो कितना बनाते हैं? देखिए, करंट के बनने से पहले, इसमें जब करंट बनेगा तो करंट के बनने से पहले एक ईएमएफ बनेगा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, विद्युत वाहक बल। और वो बल कितना बनता है? LdI/dt। यानी इस इंडक्टेंस में कितना वोल्टेज बना, कितना ईएमएफ बना, तो LdI/dt। और ये इंडक्टेंस उतना ही वोल्टेज या उतना ही ईएमएफ बनाएगा जितना कि आप एसी सोर्स से भेज रहे हैं। यानी कि ये भी इस E के बराबर होगा। ऐसे आप किरचॉफ का नियम भी यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन छोड़िए, उसको भी लगाइएगा तो यही बात आएगा। और हम आपको डायरेक्ट करके दिखाते हैं, आप जो भी वोल्टेज भेज रहे हैं
वो ई के बराबर हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे कर सकते हैं, देखिए आप यहाँ से वोल्टेज भेजे जितना उतना ये भी वोल्टेज बनाएगा, तब ना इसके वोल्टेज का अपोज करेगी। अरे आप यहाँ से जितना करंट भेजिएगा उतना ही भी बनाएगी, तो इसका मतलब वही जितना ईएमएफ इसका है उतना ईएमएफ इसका भी होगा। तो यहाँ से मान लीजिए भी भेजे और ये बनाया ईएमएफ ई, तो भी बराबर हो गया ई। ठीक है, अब भी बराबर जब ई हो गया तो भी बराबर ई का मान कितना एल डी आई बटे डी टी, एल डी आई बटे डी टी। अब इसमें से आपको जो है ना आई का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो डी टी इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा भी डी टी बराबर एल डी आई, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं एल डी आई बराबर हो गया भी इंटू डी टी। ठीक है, तो डी आई बराबर कितना, तो डी आई बराबर हो गया डी आई बराबर भी बटे एल इंटू डी टी। ठीक है, तो डी आई बराबर हो गया भी बटे एल इंटू डी टी, ये एल गुना में इधर आके भागा में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जब आप आगे का काम कीजिएगा अगला स्टेप में ये हो जाएगा कितना, अभी इसको देखिए यहाँ पे अभी डी आई है, इसको आई बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो डी आई को इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, डी आई को क्या कर दीजिए इंटीग्रेट, और इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। ठीक है, इसको जब इक्वेशन 1 मान लिए, अब इस समीकरण को क्या कीजिए इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो डी आई से ये आई बन जाएगा, और इधर भी देख लेते हैं इंटीग्रेशन करके क्या होता है। तो चलिए, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड ऐसा करते हैं ना, इसको डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। चलिए, इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करना है, तो ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1, ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1, ठीक है, ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, और विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आर टी टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डी टी ना लगा हुआ है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसके दोनों साइड क्या कर देना है इंटीग्रेट कर देना है। तो आप सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख दीजिए, तो डी आई बराबर है भी बटा एल डी टी। ठीक है, लिख दिए, ये समीकरण 1 है, इधर भी इंटीग्रेशन करना है, इधर भी करना है। तो डी आई का जब इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ये बन जाएगा आपको आई, तो आई बराबर भी का मान कितना था, तो भी का मान था भी नॉट साइन ओमेगा टी, इतना ही मान लिए थे भी का, और नीचे में हो गया एल, ये हो गया डी टी। ठीक है, तो आई बराबर हो गया भी नॉट साइन ओमेगा टी बटे एल, भी की जगह पे भी का वैल्यू रखे हैं, इस भी की जगह पे वैल्यू रखे हैं भी नॉट साइन ओमेगा टी, भी का मान है भी नॉट साइन ओमेगा टी, और नीचे में एल है इंटू डी टी हो गया, इसको डिलीट कर लेते हैं। चलिए, अब इसके बाद आई बराबर हो जाएगा कितना, तो जब आप इंटीग्रेट करते हैं, जब आप इंटीग्रेशन बनाते हैं तो उसी क्वांटिटी का इंटीग्रेशन होगा जो कि कांस्टेंट नहीं है, जो कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालिए, तो भी नॉट और एल ये कांस्टेंट होता है, भी नॉट और एल, अंदर में क्या बचा, तो साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। जब आप इंटीग्रेशन कीजिएगा तो साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोस ओमेगा टी, तो ये हो गया आई नॉट सॉरी आई बराबर हो जाएगा भी नॉट बटा एल, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोस ओमेगा टी, और नीचे में हो जाएगा ओमेगा। ठीक है, ये हो गया इंटीग्रेशन। अब उसके बाद जब अगला स्टेप कीजिएगा तो ये आ जाएगा कोस, ये माइनस है ना लगा हुआ, माइनस को आगे कर लीजिए। ठीक है, दिख रहा है ना, ये एल है, तो माइनस को आप बाहर निकाल लीजिए इधर, तो आई बराबर हो जाएगा आई बराबर माइनस भी नॉट बटा एल, अंदर में बचेगा अच्छा माइनस भी नॉट बटा एल, ये ओमेगा है ना, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए एल इंटू ओमेगा, अंदर में क्या बचा कोस ओमेगा टी। ठीक है, अब इस कोस ओमेगा टी को साइन बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए दो फॉर्मूला है, यानी कोस थीटा को साइन थीटा में बदलना है, तो इसके लिए दो फॉर्मूला है, एक है आपको साइन 90 प्लस थीटा, और एक है आपको साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर भी होता है कोस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर भी होता है कोस थीटा। ठीक है,
तो इस दोनों फॉर्मूला से आप एक फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो अब करेंगे क्या, तो हमको यहाँ पे ये यूज करना है, ठीक है। क्यों करेंगे इसका भी रीजन हम आपको बता देंगे। तो चलिए, साइन 90 प्लस थीटा, अगर आप मान लीजिए 90 की जगह पर इसे π/2 रखा जाएगा, ठीक है। साइन π/2 का मतलब ये होता है 90 डिग्री। अब माइनस थीटा के जगह पे इसको ओमेगा टी है, तो साइन π/2 माइनस ओमेगा टी बराबर लिखेंगे इसको कोस ओमेगा टी, ठीक है। यानी कि हम ये वाला फॉर्मूला का यूज किए हैं। क्यों किए हैं इसका रीजन भी हम आपको अभी बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे वैल्यू पुट करके रख दीजिए। तो आई बराबर हो जाएगा कितना, आई बराबर माइनस v0 बटा एल इंटू ओमेगा, और ये हो गया कोस ओमेगा टी, सॉरी कोस ओमेगा टी नहीं, अब इसका साइन के फॉर्म में लिखेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे साइन π/2 माइनस ओमेगा टी, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर डिलीट करेंगे। नोट हो गया, ये वाला नोट कीजिए और उधर भी नोट कर लीजिए, डिलीट करना है। चलिए देखिए, हम ये वाला फॉर्मूला यूज क्यों किए हैं, तो चलिए पहले एक स्टेप और करते तब बात करेंगे। तो आई बराबर हो जाएगा, आई बराबर देखिए इस माइनस को जो है ना अंदर कर दीजिए, तो माइनस जब अंदर चले जाएगा ना तो π/2 माइनस में आ जाएगा, और माइनस ओमेगा टी ये प्लस बन जाएगा। मतलब जो माइनस में है वो प्लस, जो प्लस में वो माइनस हो जाएगा। यानी कि आई बराबर हो गया v0 बटा एल इंटू ओमेगा, और अंदर में हो गया साइन π/2 सॉरी साइन ओमेगा टी, और प्लस नहीं माइनस, ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा, माइनस π/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि कोस को यहाँ पर जो फॉर्मूला था, देखिए यहाँ ओमेगा टी किस में है, माइनस में, ठीक है। और यहाँ पर जो लिखे ओमेगा टी किस में है, प्लस में है। और वोल्टेज का जो इक्वेशन है उसको भी थोड़ा लिख लेते हैं, v बराबर v0 साइन ओमेगा टी। यहाँ पर जो ओमेगा टी है, वोल्टेज में जो ओमेगा टी आया है, जिसको कि हम लोग वोल्टेज का फेज बोलेंगे, ठीक है। तो वोल्टेज का फेज ओमेगा टी है और ओमेगा टी प्लस में है। तो करंट में जो यहाँ पे ओमेगा टी आया था, यहाँ पर जो ओमेगा टी आया है, देख लीजिए यहाँ पर जो ओमेगा टी है, यानी कि करंट का इस इक्वेशन में जो ओमेगा टी है वो है माइनस में, और हमको जो है ना करंट का फेज और वोल्टेज का फेज दोनों का फेज प्लस में चाहिए था, इसीलिए हम ये फॉर्मूला यूज किए। इस फॉर्मूला को यूज करने से क्या हुआ कि ओमेगा टी जो है ना प्लस में आ गया, क्योंकि ओमेगा टी तो करंट और वोल्टेज दोनों का फेज है, और वो दोनों फेज पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज किए। कैपेसिटर वाला में ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि ओमेगा टी को पॉजिटिव बना देना है, इसीलिए। चलिए इसको नोट कर लिए हैं। और एक बात ये है कि वोल्टेज जो था ना, अभी जो करंट आया हुआ था, यहाँ पे आपको करंट का जो इक्वेशन था वो था आई बराबर माइनस v0 बटा एल इंटू ओमेगा, और इसमें आया था आपको कोस ओमेगा टी। और आपको बोले कि कोस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी मतलब साइन में बदलना है। क्यों बदलना था ये आपको नहीं बताया। देखिए यहाँ पे कोस ओमेगा टी आया है ना, और आपका जो वोल्टेज का इक्वेशन था वो है साइन ओमेगा टी। इसीलिए हम आपको बोले कि वोल्टेज और करंट दोनों को जो है ना, जब वोल्टेज साइन ओमेगा टी में है, यानी कि वोल्टेज अगर साइन थीटा में है तो करंट भी साइन थीटा में ही होना चाहिए। इसीलिए हम बोले थे कि कोस थीटा को साइन थीटा में बदलना है, यानी कि वोल्टेज और करंट को दोनों को सेम कर दिए। यानी वोल्टेज में है v बराबर v0 साइन ओमेगा टी, तो करंट में भी साइन ही आना चाहिए, और ओमेगा टी दोनों में प्लस में ही आना चाहिए। इसीलिए इतना प्रोसेस हम किए, ठीक है। तो इसको तो नोट कर, ये तो नोट किया हुआ है। चलिए इधर नोट हो गया। चलिए अब देखिए कि करंट और वोल्टेज दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, ठीक है, फेज का डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस का बात करते हैं अब हम लोग। फेज डिफरेंस, कलांतर कितना हुआ, यानी कि कला में अंतर कितना है, फेज एंगल में कितना का डिफरेंस है, ठीक है। तो देखिए वोल्टेज का जो फेज है कितना है, ओमेगा टी, ठीक है। फेज और वोल्टेज कितना हुआ, ओमेगा टी, यानी कि यहाँ पे देखिए वोल्टेज के इक्वेशन में एंगल क्या लगा हुआ, ओमेगा टी, तो वोल्टेज का फेज हो गया ओमेगा टी, और करंट का जो फेज है ओमेगा टी माइनस π/2 है, ठीक है। करंट का फेज कितना है, ओमेगा टी माइनस π/2,
टू, यानी कि करंट का जो फेज हो गया ये हो गया फेज ऑफ भी, और ये ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू ये हो गया क्या, फेज ऑफ आई। ठीक है, ये हो गया फेज ऑफ आई, ये हो गया फेज ऑफ भी। यानी कि वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी और करंट का फेज है ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। मतलब ये हुआ कि करंट जो है ना वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलेगा। नहीं समझे? अरे वोल्टेज का जो भी फेज है उसमें से 90 डिग्री माइनस कर दीजिएगा ना, तब होगा करंट का फेज। नहीं समझे? आप समझ में आ गया होगा। यानी कि करंट जो है ना वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलेगा। यानी कि करंट जो है ना, करंट वोल्टेज से माइनस पाई बाय टू एंगल पीछे रहेगा। ठीक है, यानी कि करंट जो है ना, करंट वोल्टेज से, क्योंकि वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी, अब करंट का फेज है ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, मतलब ओमेगा टी में से माइनस पाई बाय टू कीजिए। तो यानी आप कह सकते हैं कि करंट लैग्स बिहाइंड पोटेंशियल बाय पाई बाय टू या 90 डिग्री। मतलब करंट जो है ना पोटेंशियल के पीछे चलेगा 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि विभव जो है ना, सॉरी धारा जो है विभव से 90 डिग्री पीछे चलेगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए थोड़ा सा एक इक्वेशन का बात करते हैं। देखिए आई बराबर आया है हमारा, आई बराबर वी नॉट बटा एल ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। ये जो वी नॉट, देखिए यहाँ पे अगर आप आई से लिखिएगा, आई बराबर होता है वी बटा आर। ठीक है, और आई नॉट बराबर होता है वी नॉट बटा आर। यानी कहने का मतलब यहाँ पे वी नॉट आया हुआ है और नीचे में आर के जगह पे कितना आया हुआ है, एल इंटू ओमेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि आर बराबर ही आया है एल इंटू ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे एल इंटू ओमेगा किसके जगह पे आया है, आर के जगह पर, यानी कि रेसिस्टेंस के जगह पर। तो एल इंटू ओमेगा भी एक तरह का रेसिस्टेंस ही है, लेकिन इसका नाम यहाँ पे होगा, चूंकि यहाँ पे इंडक्टेंस का ना इंडक्टेंस का ना रेसिस्टेंस है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, यानी एल इंटू ओमेगा को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, एल इंटू ओमेगा इज known as इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगर कैपेसिटर लगाएंगे ना सर्किट में तो वहां पे आ जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल क्या है, एल इंटू ओमेगा बराबर हो, इसको क्या बोलेंगे, एल इंटू ओमेगा को बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया एल इंटू ओमेगा, क्या हो गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और ये किसके जगह पे आया है, तो रेसिस्टेंस के जगह पर। तो इसीलिए इसका मात्रा क्या हो जाएगा, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो जो रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट होगा वही इसका ऐसा यूनिट होगा। तो हम कह सकते हैं एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ओम। ठीक है, यानी कि जो रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट होगा ना वही ऐसा यूनिट होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। किसको नोट कीजिए, यह ऑब्जेक्टिव के लिए है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, वीडियो को पुश करके नोट किया कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो हम एल इंटू ओमेगा लिखे थे, अब हम इसको लिखेंगे 1 अपॉन एक्स, सॉरी एल इंटू ओमेगा को आप लिख सकते हैं एक्स इंटू एल, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस को एक्स एल से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस को एक्स एल से डिनोट करेंगे। ठीक है, यानी कि एक्स एल बराबर हो गया एल इंटू ओमेगा। और ये क्या है, ये रेसिस्टेंस जैसी ही क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे इस इक्वेशन को इसके हिसाब से आप लिख सकते हैं, आई बराबर वी नॉट बटा एक्स एल, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। ठीक है,
इसके हिसाब से। और वी नोट बटे एक्सएल इसको आप लिख सकते हैं आई बराबर वी नोट बटे एक्सएल को लिख सकते हैं आई नोट इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। एक्सएल क्या था, एक्सएल क्या है, एक्सएल एक तरह का रेसिस्टेंस है जिसको क्या बोल लेते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका जो एसआई मात्रक हो जाएगा ना वो हो जाएगा ओम, ठीक है। यहाँ तक नोट कीजिए। यानी कि आपको जो है ना करंट का इक्वेशन आया आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। और वोल्टेज कितना सप्लाई दे रहे थे आप, तो वोल्टेज दे रहे थे वी बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो वोल्टेज का फेज हुआ ओमेगा टी और करंट का फेज है ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। इसका मतलब हुआ कि वोल्टेज से करंट हमेशा पीछे चलेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे पहले ये से आप वोल्टेज मान लीजिए आप पहले से ही, इसको पहले नोट कीजिए तब बात करते हैं। चलिए देखिए इसमें क्या था ना कि अगर कैपेसिटर यानी कि कैपेसिटर नहीं, यानी कि ये जो हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ रहे हैं जिसमें कि क्या लगा हुआ हो, इंडक्टेंस लगा हुआ हो, इसमें वोल्टेज और करंट में कैसा रिलेशनशिप चल रहा है, इसमें वोल्टेज आगे चलता है, करंट 90 डिग्री पीछे चलता है। अगर मान लीजिए आप वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं, चलिए देखिए इसमें वोल्टेज अगर आप सप्लाई दे रहे हैं वी बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी, तो करंट कैसा आया था, तो करंट आया था आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, कितना आया था, ठीक है। अगर आप वोल्टेज इतना दे देते वी बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ठीक है, ये आगे आएगा, ठीक है, आगे आपको प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। अगर आप वोल्टेज पहले ही से इतना दे दिए होते, ठीक है, यानी कि अगर वोल्टेज का फेज अगर ओमेगा टी होता है, वोल्टेज का फेज अगर ओमेगा टी होता है तो करंट का फेज होता है ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। फिर अगर मान लीजिए अगर वोल्टेज का फेज इतना है तो करंट का फेज कितना होगा, तो करंट हो जाएगा आई बराबर हो जाएगा आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब ये जो माइनस पाई बाय 2 इसमें फेज आप डिफरेंस कीजिएगा ना माइनस पाई बाय 2, यानी कि करंट का फेज तब बनेगा हमारा इतना। अगर आप वोल्टेज इतना दिए तो करंट इतना बना, यानी कि इस ओमेगा टी में माइनस पाई बाय 2 किए। अगर वोल्टेज में पहले ही से ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 कीजिएगा तो करंट में क्या हो जाएगा, सिर्फ ओमेगा टी बचेगा, पाई बाय 2 खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप पाई बाय 2 घटाइएगा ना, अरे फेज डिफरेंस पाई बाय 2 चलता है ना, तो यहाँ पे पाई बाय 2 यहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो पाई बाय 2 खत्म हो गया, तो बचा सिर्फ क्या ओमेगा इंटू टी, यानी कि करंट इस तरह से चलेगा। ये आपको आगे जरूरी पड़ेगा। अब हम लोग करेंगे फेजर डायग्राम और वेव डायग्राम। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फेजर डायग्राम का, यानी कि इंडक्टिव सर्किट का जो फेजर डायग्राम होगा उसका बात करते हैं। पहले फेजर डायग्राम, सबसे पहले वोल्टेज और करंट की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो वोल्टेज था कितना, V बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी, और करंट आया था हमारा I बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ठीक है। तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो फेजर डायग्राम में मान लीजिए कि आप वोल्टेज यहाँ पे है, ठीक है, वोल्टेज यहाँ पे है, ये बना एंगल ओमेगा इंटू टी, ये हुआ वोल्टेज का पीक वैल्यू, ठीक है। मान लीजिए वोल्टेज यहाँ पे है, तो करंट कहाँ रहेगा, तो करंट कितना है ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, यानी कि जो भी एंगल ये बनाया है उसके 90 डिग्री पीछे, तो यहाँ पे रहेगा करंट, ये हुआ आई नॉट, यानी कि पीक वैल्यू हुआ, तो ये हुआ करंट, यानी कि जहाँ भी वोल्टेज रहेगा उसके 90 डिग्री पीछे चलेगा करंट, ठीक है। तो ये रहा वोल्टेज और ये रहा 90 डिग्री पीछे करंट। या इसका आप दूसरा फेज भी ऐसे बना सकते हैं, यही फेज आगे यूज होगा, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए ये वोल्टेज हुआ और इधर हो गया करंट, ठीक है, करंट का पीक वैल्यू। तो यहाँ पे करंट देखिए आगे है 90 डिग्री पीछे में, वोल्टेज आगे है, करंट 90 डिग्री पीछे है, तो ये हुआ फेजर डायग्राम। ये वाला हम आगे यूज करेंगे, इसको बढ़िया से समझ लीजिए। यानी कि वोल्टेज का एंगल है ओमेगा टी और करंट उससे 90 डिग्री पीछे है, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है,
तो करंट 90 डिग्री पीछे है, वोल्टेज 90 डिग्री करंट से आगे है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, अगर ये वोल्टेज है, ये ओमेगा टी एंगल बनाया हुआ है, तो करंट उससे 90 डिग्री पीछे चल रहा है। ठीक है, तो इसको वाला ई वाला को याद रखिएगा, आगे एलसीआर सीरीज सर्किट में काम आएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब हम लोग बात करते हैं इंडक्टिव सर्किट का वेव डायग्राम। तो यहाँ पे जो है ना, जहाँ पे वोल्टेज जीरो होता है ना, वहाँ पे करंट जीरो नहीं होता है, वहाँ पे करंट मैक्सिमम हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वोल्टेज मिनिमम होता है। ठीक है, वोल्टेज, ठीक है, दिख रहा है, वोल्टेज अगर मिनिमम होता है तो वहाँ पे करंट क्या हो जाता है, करंट मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, तो इस ग्राफ में साफ साफ दिख रहा है कि जहाँ जहाँ वोल्टेज जीरो है वहाँ पे करंट जीरो नहीं है। ठीक है, जहाँ पे वोल्टेज जीरो है वहाँ पे करंट ज़्यादा है, जहाँ पे वोल्टेज जीरो है वहाँ पे करंट ज़्यादा है, जहाँ वोल्टेज जीरो वहाँ पे करंट ज़्यादा। यहाँ पर भी वोल्टेज जीरो था, गलती हो गया, हाँ, यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे होगा। ठीक है, वोल्टेज जीरो करंट ज़्यादा, वोल्टेज जीरो करंट ज़्यादा। ठीक है, इस तरह से करके इसका ग्राफ बनेगा और ये है वेव डायग्राम। ठीक है, इसको नोट कीजिए। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। ठीक है, तो आप लोगों को थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।